अभी ठंडा है, ये 2 मिनट बाद भी क्या गर्म हो जाएगा? ये 2 मिनट बाद भी ठंडा ही रहेगा, क्यों? वो हीट। हाय एवरीवन, दिस इज रवि श्रुव, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर मतलब एनीथिंग, मैटर मतलब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कुछ भी जिसके पास क्या हो, मास हो, और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे। मतलब अगर किसी चीज के पास ये दो चीज मिल जाए वो क्या होगा? मैटर। ये मैटर है? हाँ सर, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ऐसा कुछ मास है, ये मैटर है? ये मैटर है? हम मैटर है। हाँ, मतलब कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो वो क्या होता है? मैटर। अब एग्जांपल अभी जितना एग्जांपल दिए हम, पेन, बुक, चेयर, डेफिनेशन देख लीजिए। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। एग्जांपल मी, यू, चेयर, एयर। अब चेयर एयर में कंफ्यूजन है। जो चीज दिखता है वो चीज समझ में तो आता है कि हाँ मैटर है, जैसे ये चेयर दिख रहा है ना, मैटर है। अब कुछ कुछ चीज नहीं दिखता है, जैसे एयर दिख रहा है, तो एयर मैटर है कि नहीं? मैटर है कि नहीं एयर? उस दिन एग्जांपल देके बताए थे, एयर मैटर है या नहीं है? कैसे मालूम सर? कैसे मालूम सर? किसके हेल्प से पता कर सकते हैं, बताइए? बैठिए, हम लोग पता कर सकते हैं बालून के हेल्प से। ठीक है, इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या बताए थे हम, जैसे मान लेते हैं कि ये चेयर, ये मैटर है कि नहीं है? अब ये एक स्पेस लिया है, तो इस स्पेस में हम लोग जा पा रहे हैं? ये लिया है ना, हम लोग तो जा नहीं पा रहे हैं, और इसका कुछ मास भी है, तो ये मैटर है। अब यहाँ एयर है ना, यहाँ पे जा पा रहे हैं ना, तो कैसे चले आए? क्योंकि वो गैस है, गैस के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मेरे थोड़े से भी फोर्स से वो हट गया। बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं हटेगा, हटेगा सर, जब आप इस पे फोर्स लगाइएगा तो हटेगा, क्यों नहीं हटेगा? तो एयर कैसे मैटर है समझिए। अब जैसे हम लोग क्या करें, सर एक बैलून लीजिए और बैलून को फुला दीजिए, एयर तो फूलेगा ना, फुला यानी स्पेस ले लिया बैलून। अब एक तराजू ले लीजिए, दो बैलून सेम हवा भर के फुला के रख दीजिए, एक पिन लीजिए और पिन से बैलून को फोड़ दीजिए, तो क्या देखिएगा, जो जिधर फूट गया है, इधर फूट गया है, तो तराजू थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। इसका मतलब बैलून में कुछ हवा है और हवा में कुछ मास है, तभी तो झुक रहा है उधर। अब तुम लोग बोलोगे सर बैलून तो फूट गया, तो अरे पिन से फोड़े हैं ना, कुछ पार्ट थोड़ी ना निकला है, पिन से फोड़े हैं, तो बैलून का पार्ट तो ऐसे लटका हुआ है ना, बस हवा नहीं है उसके अंदर, हवा निकल गया। बैलून का पार्ट तो फोड़ते हो तो मतलब बैलून तो है ही ना उसमें, समझ रहे हो ना? जैसे कहाँ गया बैलून, जैसे ये बैलून है, मान लो इसमें फूट चुका है, ये तो बैलून तो है ही ना, बस इसके अंदर का हवा नहीं है, वही होगा ना। एक तरफ ऐसा नॉर्मल होगा, एक तरफ नॉर्मल, एक तरफ बैलून फुला हुआ है, जहां फुला हुआ है वो झुका रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब एयर मैटर है सर। रिवर क्या है? रिवर मैटर है? हाँ सर, रिवर मैटर है। रिवर मतलब पानी, आप कंटेनर में रखिएगा पानी तो आएगा ना, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसा कंटेनर वैसा बन जाता है अपने आप को शेप में। तो मैटर क्या है समझ में आ गया। अब ये जो मैटर है, ये मैटर बनता है किससे? पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर मैटर किससे बन के बना है? पार्टिकल से मिलके बना है कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। वो पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और आयन हो सकता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है, ये सब क्या है? क्या है? पार्टिकल्स है। अब पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत छोटे होते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जैसे ये एक बुक है, तो बुक पेज से बना है, अब पेज में भी छोटे 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 पार्टिकल होते हैं।
जैसे ये चेयर, अभी इसमें भी छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ऐसे अगर एलिमेंट है तो एटम बोलते हैं ना। पार्टिकल, पार्टिकल क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। उतना दूर नहीं जाना है, बस ये समझना है कि कोई भी मैटर जैसे यही है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो ये हम लोग समझ गए सर कि कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल से। अब आगे क्या समझना है सर? आगे समझना है पार्टिकल का खूबी। उस पार्टिकल का क्या क्या खूबी होता है। सबको याद है पार्टिकल का 4 खूबी? 2 दिन सुन चुके हैं तुम लोग से। पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के बहुत छोटे होते हैं। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करें? नील होता है जिससे हम लोग कपड़ा वॉश करते हैं, इसके 2 बूंद, 1 बूंद, 2 बूंद, ठीक है। अब ये 2 बूंद जा चुका है इसके अंदर, तो देख सकते हैं कि मैंने केवल 2 बूंद डाला था इसमें नील का और पूरा पानी पर्पल हो गया, डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग? दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है। दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें भी पानी भरेंगे, बट इसमें हम लोग नील डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इसमें हमें ये सॉल्यूशन का 2 बूंद इसमें डालेंगे। पकड़ो, देख सकते हैं कि फिर से मैं इसमें वाटर मिला रहा हूँ। फिर से मैंने इसमें दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया है, इसमें वाटर मिलाया। ये मेरा पहला टेस्ट ट्यूब था जो पूरा डार्क हुआ है। अब इसमें क्या करूंगा? टेस्ट ट्यूब में फिर से मैं इस सॉल्यूशन का 2 बूंद डालूंगा। इसे डाल देता हूं मैं, पकड़िए। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा था ये पूरा पर्पल कलर का था, पूरा डार्क पर्पल कलर था, बट दूसरे टेस्ट ट्यूब में ये जो कलर है ये थोड़ा लाइट पर्पल कलर हुआ, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स इतने टाइनी हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ये तो प्रूव कर ही देंगे। जैसे इंसेंस स्टिक, अब अगर हम लोग इसको यहां बर्न करेंगे, तो जैसे ये मैटर है एक अगरबत्ती, हाँ सर, इसको बर्न करने पे इसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर, अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मिक्स होना, वही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। तो उसको प्रूव करने के लिए आज मैं आपको उजाला के हेल्प से प्रूव करके बताऊंगा। तो हमने अभी 2 गिलास पानी लिया है और ये है हमारे पास उजाला। तो अभी हम लोग उजाला दोनों पानी में डाल के देखेंगे कि किसमें जल्दी से डिफ्यूजन हो रहा है। तो अभी हम लोग ने दोनों पानी में डाला उजाला, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस वाले पानी में पूरा घुल चुका है और इस वाले पानी में अभी भी घुल रहा है। ये ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से नहीं घुला और इसमें तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन हुआ, इंस्टेंट इंटरमिक्सिंग हुआ और डिफ्यूजन हो गया। यहां पर लिखा हुआ है बच्चा कि डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, क्योंकि हीट बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब मोशन बढ़ेगा पार्टिकल्स का। तो जैसे ही मोशन बढ़ेगा वो तुरंत क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। जैसे अभी हमारे पास जो 2 पानी था, ठीक है, तो एक में जल्दी घुल गया, एक में लेट से मिक्स हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा एक पानी गर्म पानी था और एक ठंडा पानी था, तो गर्म पानी में डिफ्यूजन का रेट फास्ट होता है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसीलिए गर्म पानी में तुरंत क्या हुआ? ये इंटरमिक्स हो गया। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसको प्रूव करने के लिए क्या किए थे बताइए। जैसे हमारे पास ये 3 पार्टिकल्स है, बैठ जाइए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। किसको ब्रेक करना आसान है? अगर हम लोग फोर्स लगाएं तो किसको ब्रेक करना आसान है? इसको ब्रेक करना आसान है, इसको ब्रेक करना आसान है, या इसको ब्रेक करना आसान है? इसको ब्रेक करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली पैक्ड नहीं किए हैं, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो उतना ज्यादा नहीं है, अट्रैक्शन इनका कम है। अब उस कम होने के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण उनको तोड़ना आसान है। मतलब सर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं। जो तगड़ा बांध के रखा है उसको तोड़ना मुश्किल है। जैसे लोहा, आयरन, आयरन को तोड़ना आसान है? नहीं सर, बहुत मुश्किल है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम या गैप बिटवीन देम। तो जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें हम लोग पानी रखे हैं,
और इसमें हम लोग चीनी के पार्टिकल्स मिलाएं, ठीक है। तो कल हम लोग एक्सपेरिमेंट सब करेंगे, आज जुगाड़ नहीं किए, लेट हो गया, कल करेंगे। तो अगर जहां स्पेस है ना वहां पे चीनी क्या हो गया, आके डिजॉल्व हो गया। तो समझा चुके हैं ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है किसका, लिक्विड का। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब अगर इस बोतल में 1 लीटर पानी है, जैसे 1 लीटर नहीं है, बट मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी है, इसको जमीन पे गिराएंगे जब, तो क्या आधा लीटर पानी गिरेगा, कितना गिरेगा। अगर इसको दूसरे कंटेनर में रख देंगे तो क्या 2 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर पानी है सर इसमें, तो 1 लीटर ही दूसरे में जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। शेप सर, शेप फिक्स नहीं है। मान लीजिए ऐसा कंटेनर है 1 लीटर का, तो ऐसा शेप में ले लिया। सॉसपेन, और सॉसपेन में डालोगे तो सॉसपेन का शेप ले लेगा। कैन फ्लो, लिक्विड क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, मतलब इसको फ्लूइड बोलेंगे, फ्लूइडिटी। कांट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। डेंसिटी क्या होता है उसका, कंप्रेस मतलब बताओ, कंप्रेस मतलब ये कंप्रेस कर लोगे इसको, सॉलिड है, कंप्रेस कर पाओगे नहीं। गैस, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, कोई फिक्स शेप नहीं, फ्लो हो सकता है, इसलिए फ्लूइड बोलते हैं। कंप्रेस्ड हो सकता है। सबसे कम डेंसिटी किसका होता है, गैस का ही होता है। अब ये टेबल बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंस लिखा हुआ है। अब डिफरेंस में एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। क्यों हो पा रहा है ये, स्पेस है सर, स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है तो घूम पा रहे हैं। स्पेस नहीं होता तो कैसे घूम पाएंगे हम, मान लो यहाँ पे स्पेस है तो घूम पा रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा आदमी हो तो घूम पाएंगे नहीं। मैक्सिमम हो गया। किनेटिक एनर्जी गैसेस में क्या होता है, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, किनेटिक एनर्जी किसके लिए प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा एनर्जी जो कि मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है सर, एक ऐसा एनर्जी है जो कि मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। तो सबसे अधिक मोशन किसमें, गैस में। तो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी किसमें, सबसे कम किसमें, क्योंकि सबसे कम मूवमेंट होता है। समझ में आ रहा है ये बात। अब प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा सर हम लोग को पढ़ना है 11th क्लास में नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ना है, 9th में भी नहीं पढ़ना है, 11th में भी नहीं पढ़ना है। तो प्लाज्मा एक टाइप का मैटर है, लेकिन ये कहां पाया जाता है बताइए, हॉट इन्वायरमेंट में, सन के पास, स्टार के पास। सन और स्टार के पास पाए जाने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसको बोलते हैं फिर सर, कोल्ड प्लेसेस पे पाए जाने वाले, इन वेरी कूल इन्वायरमेंट, कूल इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड मतलब सॉलिड, लिक्विड मतलब पानी, गैस मतलब सर ऑक्सीजन, CO2 गैस। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सब कुछ पढ़ लिए, डेंसिटी, वॉल्यूम, शेप, कंप्रेसिबल, फ्लूइडिटी, याद है ना दिमाग में सब चीज। उसके बाद चौथा है प्लाज्मा, सर गर्म जगहों पे पाए जाने वाला पार्टिकल। पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सर ठंडे जगह पे पाए जाने वाला पार्टिकल। क्लियर है इतना बात। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो किसी मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं 2 तरीके से, पहला उसका टेम्परेचर बदल के, दूसरा उसका प्रेशर बदल के। तो पहला क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, दूसरा क्या है, बाय चेंजिंग प्रेशर। तो अभी हम लोग टेम्परेचर के लिए पढ़ते हैं कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आ गया फ्यूजन, पूछे थे ना फ्यूजन किसी से। तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो सॉलिड से लिक्विड, बर्फ से पानी कैसे बनेगा, बर्फ से पानी पिघला के बनेगा सर, मतलब क्या करेंगे, मेल्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। अभी कल ही बताए थे उस दिन।
पिघलाते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, बट मेल्टिंग क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो सॉलिड से लिक्विड, प्रोसेस का नाम है फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड, सर फ्रिज में रख दिए, फ्रिज में रख दिए, क्या बन गया? फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस, सर लिक्विड है तो क्या करे? गर्म करे, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, याद है ना? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे होता है? सर ये एक कंटेनर है, इसको गर्म कर रहे हैं, यहाँ पानी है, यहाँ इसको हम लोग कवर से ढक दिए हैं। तो सर ये जो यहाँ पे वेपर निकलेगा गर्म करेंगे तो ये वेपर जाएगा यहाँ पे, इकट्ठा होने लगेगा। इकट्ठा होने के बाद थोड़ी देर बाद ठंडा होके भारी होगा, भारी होने के बाद ये वापस गिर जाएगा। तो इकट्ठा होना, ठंडा होना, भारी होके गिर जाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो गया। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कंडेंसेशन। जैसे ये पानी है और पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं गर्म हम लोग कितने डिग्री पे करें जी? 500 पे गर्म कर रहे हैं। 500 पे गर्म हो रहा है, इसको ढक देते हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी हो जाना चाहिए। तो पानी गर्म हो रहा है, जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा जी? इसका वेपर। ढक दिए हैं तो वेपर क्या होगा? प्लेट पे आ जाएगा। वेपर प्लेट पे आएगा ना। तो अभी गर्म कर रहे हैं, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद देखेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वेपर बना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये क्या है? ये वेपर बना, दिखाई दे रहा है? ये वेपर बना। ठीक है, अब ये वेपर को मैं ढका था, मैं थोड़ी बाद निकाल दिया, यहाँ से वेपर बन रहा है, क्योंकि मैं हीट कर रहा हूँ, ये वेपर बन रहा है। हाँ तो ऑन कर दो। तो ये जो वेपर बन रहा है, अगर मैं इसे ढक दूं तो ये वेपर क्या होगा? इस बर्तन पे आ जाएगा। और जब इसको मैं बंद कर दूंगा तो थोड़े टाइम बाद ये वेपर अपने आप इसमें ठंडा होकर गिरने लगेगा। बंद कर दिया मैंने। अब जो वेपर बना था वो अपने आप थोड़े टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद अपने आप गिरेगा उसमें। ठीक है, बाद जब मैं इसे निकाल रहा हूं तो देखिए यहाँ से पानी वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे गिर रहा है, मतलब भाप बना था, भाप बंद करने के बाद ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये वेपर के फॉर्म में इसमें वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है। आप लोग दिखाई दे रहा होगा वाटर ड्रॉपलेट, इसी को बोलते हैं हम लोग, गिरने वाला है, कंडेंसेशन। ये हम लोग डेली लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, कि बर्फ लिए, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकाल दो, पानी बन जाएगा, पानी को वापस फ्रिज में रख दो, बर्फ बन जाएगा। पानी निकालो और पानी को गर्म करो, खोलने लगेगा, वेपर बनेगा, उसको ढक दो, क्या हो जाएगा? वापस पानी बनने लगेगा। समझ में आ गया? ये सब हम लोग जनरल लाइफ में देख रहे हैं। अब सॉलिड से गैस बन जाना, इसका एग्जांपल क्या दिए थे? कैम्फर, कपूर। कपूर सॉलिड है, इसको जला दो तो क्या होगा? सीधे गैस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। कपूर को जला देना तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। अब ये गैस को वापस सॉलिड बना देना क्या कहलाता है? डेपोजिशन। जैसे ये गैस बना, इसको वापस कलेक्ट करके डिपोजिट कर दिए तो छोटा सा कपूर वापस मिल जाएगा। समझ में आ गया? वो हम लोग अपने हाथों से नहीं कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा उसका सेटअप। जो भी गैस निकल रहा है उसको कलेक्ट करो, उसके बाद उसको एक जगह डिपॉजिट करो हाई प्रेशर पे, एक और कपूर मिल जाएगा। समझ में आ गया कैसे कैसे कर रहे हैं? ये याद हो गया ना ये सब? फिर से देखिए एक बार। सॉलिड से लिक्विड, फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। गैस से सॉलिड, डिपोजिशन। याद हो गया? वही बात यहां लिखा हुआ है, देखिए, मेल्टिंग, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू लिक्विड। किसी भी सॉलिड का लिक्विड में बदलना क्या कहलाता है? फ्यूजन। वही फ्रीजिंग लिखा हुआ है, कन्वर्जन ऑफ एनी लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। सब्लिमेशन, कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। डेफिनेशन हम नोट्स दे देंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए फिर वही कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड इनटू गैस, फ्रीजिंग वही लिख चुके हैं तो पहले। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो सब क्या था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था ना, गर्म कर रहे हैं, फिर बाहर निकाले तो फिर ठंडा किए, तो टेम्परेचर की वजह से हो रहा था। अब किसकी वजह से हम लोग सीखेंगे?
प्रेशर की वजह से। तो सॉलिड और लिक्विड पे क्या प्रेशर एग्जर्ट होगा? सॉलिड पे कंप्रेसिबल होता है, सॉलिड कंप्रेस होगा, ये प्रेशर एग्जर्ट करने से कुछ होगा इस पे? तो सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का असर नहीं होता है। प्रेशर कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? इनकम्प्रेसिबल। समझ में आ रहा है ये बात? अभी तुरंत पढ़े है ना इस चीज हम लोग, डिफरेंस में पढ़े हो ना कि सॉलिड और लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो सर जब कंप्रेसिबल ही नहीं है, जब प्रेशर लगेगा ही नहीं उस पर, तो फिर प्रेशर से स्टेट कैसे चेंज होगा? नहीं होगा। तो किसका स्टेट चेंज हो सकता है प्रेशर लगा के? गैस का। और इंक्रीजिंग प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तब हम लोग क्या कर सकते हैं? गैस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड में। तो प्रेशर बढ़ाने पे जो गैस है वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इसका एग्जांपल क्या है? सीएनजी या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो गाड़ी में यूज करते हैं, यहाँ नहीं, गाड़ी में यूज करते हैं दिल्ली में क्या? सीएनजी। ऑटो में भी, कार में भी सीएनजी यूज होता है अधिकतर गाड़ी में। एलपीजी तो हमारे घर में भी यूज होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को कंप्रेस कर दिए, प्रेशर लगा दिए, तो जैसे प्रेशर लगाए वो अपना स्टेट चेंज करके क्या बन गया? लिक्विड। क्लियर है? यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या क्या यूनिट हो सकता है? तो बच्चा टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस हो सकता है, टेम्परेचर का यूनिट फॉरेनहाइट हो सकता है और केल्विन हो सकता है। ये 3 यूनिट जो होता है बच्चा वो टेम्परेचर का हो सकता है। अगर हमें फीवर है, अगर हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो वो करेंगे फॉरेनहाइट में, ठीक है। और बच्चा एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन में होता है। यहाँ पे लिखा है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है भैया? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। और फॉरेनहाइट ये बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में यूज करते हैं, ठीक है। और एक कॉमन यूनिट है टेम्परेचर का जिसको हम लोग डिग्री यानी सेल्सियस बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूला लिखा है कन्वर्जन का। अगर भैया केल्विन निकालना है, अगर केल्विन निकालना है, सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है 100 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, ठीक है, 100 डिग्री को केल्विन में चेंज करना है, तो फॉर्मूला केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। तो अब यहाँ पे C का वैल्यू क्या है? 100 इंटू 27 प्लस 273, 100 प्लस 273 373 केल्विन। तो जो डिग्री सेल्सियस में 100 था वो कितना हुआ केल्विन में? 373। वैसे ही सेल्सियस में निकालना हो, केल्विन दिया है तो उसमें 273 का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आता है इससे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि -37 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग? के जगह पे क्या पुट कर दें? -37, ठीक है, और उसमें -273, तो सेल्सियस निकल आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट क्या होता है। तो लेटेंट हीट मतलब होता है हिडन हीट। हिडन मतलब छुपी हुई हीट। अब सर छुपी हुई हीट क्या है? तो डेफिनेशन देख लीजिए, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। भैया चेंज ऑफ स्टेट को मार्क कर लो। किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज कराने में जो हीट लगेगा वही हीट होता है लेटेंट हीट। सर कुछ समझ में नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखो, हम लोग एक बर्तन ले लिए, यहाँ पे बर्फ रखे बड़ा सा, हम लोग आइस ले लिए, ठीक है। एक बर्तन लिए, बर्तन में एक बड़ा सा आइस लगा दिए। अब इस आइस को हम लोग क्या करें? इस आइस को हम लोग गर्म करेंगे, इस आइस को हम लोग हीट करेंगे। तो थोड़े टाइम बाद, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट बाद क्या होगा भैया? ये जो बर्तन था, बर्तन में बर्फ अब छोटा हो जाएगा। आइस क्या हो गया? बड़ा से छोटा हो गया और हीट कंटिन्यूअसली दे ही रहे हैं। कुछ टाइम बाद और थोड़े टाइम बाद क्या होगा? सर आइस एकदम छोटा हो गया, आइस एकदम छोटा हो गया और इसमें भी हम लोग हीट दे ही रहे थे। बच्चा अगर ये बड़ा वाला बर्फ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है, 5 मिनट तक हीट दिए
5 मिनट बाद आइस थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन इसका टेम्परेचर भी -5 डिग्री सेल्सियस ही रहा। थोड़े टाइम बाद जब और हीट दिए तो थोड़ा बर्फ और पिघल गया, थोड़ा छोटा हो गया और इसका भी टेम्परेचर -5 डिग्री ही रहा। तो सर सारे बर्फ का टेम्परेचर -5 ही रहा, तो कहां गया सर हीट, कहां गया? जो नीचे से हीट दे रहे हैं वो हीट कहां गया? तो भैया वो हीट गया इस बर्फ के स्टेट को चेंज करने में, मतलब लिक्विड बनाने में। जो बर्फ थोड़ा छोटा हो गया तो क्या बना? लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और छोटा हुआ तो और लिक्विड बना। तो जो ये हीट है वो हीट कहां जा रहा है? वो हीट जा रहा है स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। जो बर्फ था वो पिघल के पानी हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लैटेंट हीट वो नहीं है जो उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, नहीं नहीं। लैटेंट हीट सिर्फ बर्फ को पिघला के उसका स्टेट चेंज करता है। जैसे ये मेरे पास बर्फ है, तो इसका टेम्परेचर -5 डिग्री है, ठीक है, और मैं इसे गर्म करूंगा तो कुछ टाइम बाद ये बर्फ थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट इसका टेम्परेचर -5 ही रहेगा। क्यों भैया? क्योंकि इसमें जो लैटेंट, इसमें जो हीट लग रहा है वो हीट लैटेंट हीट है। वो जैसे ये पिघल रहा है ना, वो बस वो हीट इसका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जा रहा है, इसके टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा। आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो लैटेंट हीट मतलब क्या सर? सर लैटेंट हीट मतलब ऐसा हीट जो छुपा हुआ हीट हो। अगर हम लोग किसी बर्फ को लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो वो गर्म से बर्फ गर्म नहीं होगा, बर्फ ठंडा का ठंडा ही रहेगा। कब तक? जब तक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा भी बचा है तब तक बर्फ का टेम्परेचर -5 ही रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो वो टेम्परेचर जो हीट देंगे वो कहां जाएगा? वो उसके स्टेट को चेंज करने में जाएगा। खूब समझ में आ गया हो? अब ये जो लेटेंट हीट है ये दो टाइप का होता है। एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है? वही बर्फ वाला। फ्यूजन मतलब पिघलना। तो ये जो बर्फ है ये पानी में जो चेंज हो रहा है, बर्फ का पिघलना, क्या कहलाता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिस भी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब, अगर बर्फ है, हम लोग हीट दिए और ये हीट से बर्फ पिघल गया, पानी बन गया। बर्फ है, बर्फ को हीट किए, हीट से बर्फ पानी बन गया, तो कहलाता है वो हीट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? अगर पानी बन चुका है, इस पानी को हीट करेंगे, ये पानी क्या बनेगा? अब वेपर बन जाएगा। पानी क्या बना? भाप बन गया, वेपर बन गया। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो हम लोग हीट देंगे, उसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन देख लीजिए। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली गैस में, पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट करने में जो हीट लगे उसको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। डेफिनेशन ऐसे ही लिखेंगे कि 1 kg लिक्विड को पूरा का पूरा वेपर बनाने में जितना हीट लग जाए वो सब क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सेम सर, 1 kg बर्फ को पूरा का पूरा पानी बना दें, 1 kg बर्फ को पूरा का पूरा पानी बना दें, पिघला दें। उस 1 kg बर्फ को पूरा का पूरा पानी बनाने में जो हीट लग जाए वही हीट होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। होप लैटेंट हीट समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आएगा तो अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट आप लोग देखने वाले हैं, वो एक्सपेरिमेंट देखिए। इसको हम लोग ऑन करते हैं, तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर है वो मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया है मैंने। टेम्परेचर इसका 100 डिग्री पे हो गया, मतलब अभी जो यहाँ से हीट निकल रहा है वो कितना है? 100 डिग्री है। तो अभी यहाँ से हीट 100 डिग्री निकल रहा है, पूरे सस्पेन पे टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री होगा। तो अभी ये जो बर्फ था हमारे पास, ठीक है, अगर ये -5 है, अगर हम लोग इसमें इसको रख के गर्म कर रहे हैं, यानी थोड़े टाइम बाद का ये तुरंत गर्म हो जाना चाहिए, बट अगर हम लोग इसको टच करेंगे तो अभी भी ये -5 है। जब तक ये बर्फ रहेगा तब तक -5 ही रहेगा। बर्फ दिखा दीजिए, मेरा हाथ जा रहा है एक्सपेरिमेंट इस पानी में। जब तक ये बर्फ है तब तक ये -5 ही रहेगा। आके चेक कर लीजिए। तो अभी हम लोग कितनी देर से गर्म कर रहे हैं? 2-3 मिनट से। तो बर्फ पकड़ो, ठंडा है ये बर्फ,
2, इसमें डालें तो डाले हैं। अभी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो पानी गर्म होगा, चेक करके बर्फ बस टच करना, पानी मत टच करना। ठंडा है, एक बार पानी थोड़ा टच करो तो थोड़ा गर्म है, मतलब पानी का स्टेट तो चेंज हो चुका है, वो गर्म होगा, बट बर्फ ठंडा ही रहेगा। कब तक? जब तक वो बर्फ है, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये जो बर्फ है, ठीक है, ये बर्फ जब मैंने स्टार्टिंग में लिया था तो क्या था, ये बर्फ बड़ा था, बट अभी अप्रोक्स 5 मिनट गर्म करने के बाद ये बर्फ छोटा हो गया, बट छोटे होने पे भी इसका टेम्परेचर सेम रहा जो बड़े होने पे था। तो बस जो हम लोग हीट दिए वो कहां गया, बड़े से छोटे में, मतलब इसका स्टेट चेंज करने में चला गया। इसको टेम्परेचर राइज नहीं करवाया। वो टेम्परेचर राइज का मतलब जैसे हमारा 10 डिग्री है तो 20 डिग्री हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो सारा हीट इसके स्टेट चेंज करने में गया, तो जो हीट स्टेट चेंज करने में जाए उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर के आखिरी टॉपिक, जो कि है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है? तो सपोज मान लीजिए कि मेरे पास ये पानी है, ठीक है, और मैं कुछ पानी लेके यहां गिरा दूं, ठीक है, मैंने कुछ पानी यहां गिरा दिया। अब ये पानी को मुझे गर्म करना पड़ेगा क्या? क्या जो मैंने पानी गिराया है इसे मुझे गर्म करना पड़ेगा क्या? हीट देना पड़ेगा क्या? नहीं, ये अपने आप खुद ब खुद एटमॉस्फेयर यानी नेचर के हेल्प से सूख जाएगा, हमें गर्म नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, आप जहां भी रहते हैं वहां बारिश हुआ, आप जहां भी रहते हैं वहां बारिश हुआ, आपके छत पे बारिश हुआ, या गर्मी के दिनों में हम छत पे पानी डालते हैं, ठीक है, ताकि घर ठंडा रहे। तो क्या बारिश का पानी या हम लोग जो छत पे पानी डालते हैं वो पानी हमेशा लगा रहेगा? उसको हटाने के लिए क्या हम लोग को वहां पे गर्म करना पड़ेगा? नहीं सर, वो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद अपने आप पानी वेपर में चेंज हो जाता है नेचर के हेल्प से, बिना बॉयल किए, बिना हीट दिए। तो पानी का खुद ब खुद गायब हो जाना, पानी का खुद ब खुद वेपर बन जाना, बिना हीट किए, बिना हीट दिए। पानी है, पानी को बिना हीट दिए ऑटोमेटिकली वेपर बन जाना, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। देखिए, द चेंज ऑफ लिक्विड का चेंज इनटू वेपर, लिक्विड का चेंज किस में? वेपर में, विदाउट रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए पानी का अपने आप भाप में चेंज हो जाना, वेपर में चेंज हो जाना, क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। एक और एग्जांपल देता हूं, अगर हमने अपना टी शर्ट धो दिया या आप लोगों ने अपना कपड़ा धोया, और कपड़ा धोने के बाद क्या हम लोग गैस पे रखते हैं? नहीं। अगर मान लो बारिश का मौसम है तो हम लोग पंखे के नीचे रख देते हैं, तो भी कपड़ा सूख जाता है आपका, थोड़ा टाइम लगेगा बट सूख जाएगा। तो क्या हुआ, कपड़े में पानी है आपके, वो पानी क्या हुआ, अपना स्टेट चेंज कर गया, वेपर में चला गया। कैसे? हीट करना पड़ा? नहीं सर, नेचर के हेल्प से ऑटोमेटिकली, बिना बॉइलिंग पॉइंट रीच किए। तो पानी को, एक होता है कि ये पानी है और हम लोग गर्म करेंगे, और हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी है, पानी को गर्म किए, गर्म करने से वेपर बना, पानी है, पानी को गर्म किए, गर्म करने से भाप बना। ये तो सर बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ तब भाप बना। एक क्या होता है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब सर पानी के अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस, बिना 100 डिग्री सेल्सियस रीच किए, मतलब बिना गर्म ही किए, समझ लो आप, बिना गर्म किए पानी का वेपर में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, एक तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया जो 100 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है। अगर पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा तो पानी वेपर में चेंज होगा, वो नीचे गर्म करेंगे तब होगा। एक बिना गर्म किए अपने आप पानी का स्टेट वेपर में चेंज होना है। तो इवेपोरेशन समझ में आ गया होगा अब तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। तो बच्चा, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। ठीक है, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। कैसे पता सर? तो इवेपोरेशन का रेट समझने के लिए हम लोग कपड़े का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन का रेट समझने के लिए हम लोग कपड़े का एग्जांपल लेंगे। किसका एग्जांपल लेंगे? कपड़े का। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग
कपड़ा धोए और धोने के बाद छत पे डालने चले गए, तो छत पे डाले और उसमें धूप कम था, यानी टेम्परेचर कम था, तो कपड़ा लेट से सूखेगा। अगर बहुत तगड़ा धूप है, बहुत तेज धूप है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है, तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। यानी कपड़ा जल्दी सूख गया मतलब कपड़े में वाटर है, और वाटर क्या हुआ, अपना वेपर स्टेट में बदल गया, तो इवेपोरेट हो गया। दूसरा एग्जांपल लीजिए विंड स्पीड का। किसका लीजिए, विंड स्पीड। अगर कहीं हवा तेज चल रहा है, हवा तेज चल रहा है, तो इवेपोरेशन का रेट क्या होगा, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। देखिए जैसे मान लेते हैं ठंडे का, जैसे मान लेते हैं रेनी डे है, रेनी सीजन में बारिश होते रहता है अक्सर, तो उसमें हम लोग सर स्कूल कैसे जाएं, स्कूल तो चले जाएंगे सर रेनकोट पहन के, सर साफ कपड़ा पहन के स्कूल कैसे जाएं, मतलब अगर हम लोग कपड़ा धो दिए हैं, कपड़ा वॉश कर दिए हैं, तो कैसे सर वो ड्राई होगा, कैसे सूखेगा, ठीक है, क्योंकि सबके पास ड्रायर नहीं होता है वॉशिंग मशीन में, तो कैसे सूखेगा, सर धूप तो हो नहीं रहा है, बारिश हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कपड़े को ले जाके कूलर के पास या पंखे के पास रख देते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पंखा तेज चलता है, वहां पे हवा है, और विंड स्पीड से कपड़े के अंदर जो पानी है वो निकल जाता है, ठीक है, जैसे ये कपड़ा है, कपड़े में पानी है, हवा चला, पानी यहां से निकल गया, तो कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है। पानी निकलना मतलब क्या, इवोपोरेट हो जाना, पानी निकलना मतलब पानी इवोपोरेट हो गया वेपर में, तो विंड स्पीड बढ़ने से इवोपोरेशन जल्दी जल्दी होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पे पानी गिरा दूं, जैसे मैं आपको बताता, मैं यहाँ पे पानी गिरा हूं और पंखा तेज चलाऊं, तो जैसे जैसे पंखा चलेगा तेज, पानी अपने आप सूख जाएगा, तो विंड स्पीड बढ़ाने से इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। तीसरा है सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जैसे दो लड़के हैं हमारे पास, दोनों ने एक बेडशीट धोया, बेडशीट का साइज सेम है, इतना बड़ा बेडशीट है, और बेडशीट धोया, दोनों लड़के ने बेडशीट को धो दिया, छत पे लेके गए, एक ने पूरे कपड़े को ऐसे फैला के सुखाया, ठीक है, पूरा फैला दिया, और एक ने क्या किया, चादर को सिकुड़ के, ठीक है, चादर को ऐसे फोल्ड करके रख दिया धूप में। जल्दी कौन सा सूख जाएगा, ये वाला जल्दी सूखेगा, ये वाला लेट से। तो सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा तो इवोपोरेशन फास्टर, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। कपड़ा जल्दी सूखने का मतलब इवोपोरेशन जल्दी, याद रखना, ठीक है। धूप ज्यादा, कपड़ा जल्दी सूखेगा सर, इवोपोरेशन फास्ट। हवा ज्यादा, कपड़ा जल्दी सूखेगा, इवोपोरेशन जल्दी। सर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, इवोपोरेशन फास्टर। तो इवोपोरेशन के लिए कपड़े का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। चौथा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, सर ह्यूमिडिटी क्या होता है पता ही नहीं है, समझिए अभी ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, उसमें वाटर के पार्टिकल्स, ये सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। तो अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी मतलब ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स, ज्यादा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हुआ तो मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, वो क्या हुए, ज्यादा हुए। हम लोग बोलते हैं ना आज बहुत ह्यूमिड है, उमस है, ठीक है, ह्यूमिडिटी है, मतलब एटमॉस्फेयर, हमारे आसपास पानी के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, ठीक है, वाटर वेपर ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि एक कपड़ा है, उस कपड़े में भी अंदर क्या है, धो दिए हैं तो पानी है, अब ये पानी को बाहर आना है, ये पानी को बाहर आना है, तो नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं है तो ये पानी आसानी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेयर में बहुत ह्यूमिडिटी है, मतलब पानी के पार्टिकल बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा पानी के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो अंदर वाले पानी के पार्टिकल जब बाहर आएंगे वेपर के फॉर्म में इवोपोरेट होके, तो ये वाले पार्टिकल बोलेंगे कहां आ रहे हो, बाहर जगह नहीं है, अंदर ही रहो, क्योंकि बाहर तो ये लोग हैं, तो ये लोग अंदर के पार्टिकल को बाहर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हुआ तो इवेपोरेशन, कपड़ा जल्दी सूखेगा नहीं सर, लेट लगेगा, क्यों, अंदर के पार्टिकल बाहर आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा भीड़ है पहले से, तो सर कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा मतलब इवेपोरेशन
स्लो होगा। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा मतलब पहले से अगर पानी ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर में तो वहां पे कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, इवोपोरेशन स्लो होगा। तो ये था हमारा चौथा कि ह्यूमिडिटी ज्यादा तो इवोपोरेशन स्लो। अभी भी बहुत सारे बच्चों को ह्यूमिडिटी समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्लास है और इस क्लास में 5 बेंच हैं, 5 बेंच है, हर बेंच पे 3-3 बच्चे बैठे हैं। ठीक है, आपका ये क्लास है, इस क्लास में पूरे बच्चे बैठे हुए हैं। अगर कोई नया बच्चा आया, मैं कमिंग सर, तो आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, क्लास में तो जगह ही नहीं है सर, पूरा क्लास फुल है। अगर कोई नया बच्चा आएगा तो आप लोग एंट्री नहीं दोगे। ठीक है, वही बात है कि अगर सर एटमॉस्फेयर में पहले से ही पानी है, पहले से ही पानी है, तो कपड़े के अंदर का पानी बाहर नहीं आएगा, बाहर के लोग अलाउ नहीं करेंगे, जैसे अंदर के लोग इसको अलाउ करेंगे, नहीं आने देंगे। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो मेजर फैक्टर हैं इवेपोरेशन का। एक और फैक्टर है जो नहीं पढ़ना है, प्रेशर का। ठीक है, एक और फैक्टर है प्रेशर का जो आपके सिलेबस में नहीं है कि प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने से इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, कैसे सर? है तो सिलेबस में नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं। कपड़ा है, कपड़े के अंदर पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स? मेरे, पानी के। अगर प्रेशर मैंने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल्स क्या होंगे सर? पास पास आ जाएंगे, पास पास आ गए। जो पार्टिकल्स दूर दूर थे वो क्या हो गए? पास पास आ गए। प्रेशर बढ़ाया, पार्टिकल पास पास आ गए। अगर पार्टिकल पास पास आ गए तो क्या जल्दी इवोपोरेट हो जाएंगे? नहीं सर, उनके बीच पहले जब दूर दूर थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? दूर दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, तुरंत वेपर बन जा रहे थे। नजदीक नजदीक आ गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, इवोपोरेशन जल्दी नहीं होगा। इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से इवोपोरेशन घट जाता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हमें 4 ही चीज क्लास 9th के सिलेबस में जानना था, वो हम लोग जान गए। ठीक है, ये चारों चीज, अब ये चारों चीज याद हो जाना चाहिए। फिर से एक बार दोहराते हैं, सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, इवोपोरेशन फास्टर। सर अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो भी कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, इवोपोरेशन फास्टर। सर अगर पंखे का स्पीड तेज हुआ तो भी कपड़ा जल्दी, इवोपोरेशन फास्टर। सर अगर ह्यूमिडिटी है, पानी है आसपास, तो सर कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा, इवोपोरेशन डिक्रीजेस, इवोपोरेशन उसमें डिक्रीज हो जाएगा। अब भैया एक लास्ट चीज है भाइयों और बहनों, इवोपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग। इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है। जैसे मुझे अभी पसीना हुआ है, पूरा हुआ है, अगर मैं इस वक्त पंखे के नीचे खड़े हो जाऊं, पंखा चल रहा है और मैं पंखे के नीचे खड़ा हूं, तो ये पानी क्या होगा? इवोपोरेट हो जाएगा। ये पानी पंखे के हेल्प से पसीना मेरा इवोपोरेट हो जाएगा, तो मुझे कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। मुझे कैसा लगेगा? ठंडा। तो इवोपोरेशन की वजह से हमें कैसा फील होता है? सर हमें ठंडा फील होता है, कूल। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? तो साइंस ये है कि जब मेरे को पसीना हुआ है, मेरे चेहरे पे पानी है, ठीक है, वो पसीना का पानी वो पंखे के हेल्प से इवोपोरेट होगा, तो सर इसके पास इवोपोरेट होने के लिए, वेपर में चेंज होने के लिए, लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए एनर्जी? सर लिक्विड अगर वेपर में चेंज होगा यानी स्टेट का चेंज, क्या चेंज हो रहा है? स्टेट का चेंज। स्टेट चेंज कराने के लिए कौन सा हीट लगता है? अभी पढ़े हम लोग सर, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या लगता है? लेटेंट हीट। तो जो मेरे चेहरे पे पसीना है, ये पसीना क्या लिया? मेरे इस बॉडी से, इस सरफेस से हीट लिया। कैसा हीट? लेटेंट हीट। और ये वेपराइज हो गया, ये पानी वेपर बन गया। तो मेरे चेहरे से वो एनर्जी ले लिया, किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, लेटेंट हीट के फॉर्म में।
तो वो गर्म चीज तो मेरे चेहरे से लेके वेपराइज हो गया, तो मेरे को ठंडा लगने लगा। समझ में आया? दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास है मटका और मटके के अंदर है पानी, मटके के अंदर है पानी। तो मटका, ठीक है, मटका अगर हम लोग लेते हैं, अर्थेन पॉट बोलते हैं इसको, ये है मटका, अर्थेन पॉट। तो बच्चा अगर ये जो मटका है, इस मटके को हम लोग, इस मटके को अगर हम लोग धूप में भी रखेंगे तो भी इसके अंदर का जो पानी है ना, वो पानी ठंडा होता है। ठीक है, अगर इसको हम लोग धूप में भी जाके रखेंगे, सनलाइट में भी, तो भी इसके अंदर का पानी कैसा होगा? कोल्ड होगा। ठीक है, ठंडा होगा। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है? ठीक है, इसके पीछे का साइंस क्या है कि सर मटके को धूप में भी रखेंगे तो भी पानी अंदर का ठंडा ही होगा। तो बच्चा होता क्या है कि मटके में होता है बच्चा टाइनी पोर्स। क्या होता है? टाइनी पोर। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पानी बच्चा, जहां से पानी इसके सरफेस पे आके लग जाता है, सरफेस पे आके पानी लग जाता है। ठीक है, टीनी पोर्स होते हैं सरफेस पे, सरफेस पे यहाँ पे टीनी पोर्स होते हैं। सर अगर छोटे छोटे पोर्स होंगे, मतलब छेद होंगे, तो पानी तो पूरा बाहर आ जाएगा। उतने भी बड़े नहीं होते हैं, एकदम छोटे होते हैं, इतने छोटे कि बस पानी अंदर का इसके सरफेस पे लगेगा, बाहर नहीं आएगा, बस सरफेस पे लगा रहेगा पानी। ठीक है, तो टीनी पोर से पानी सरफेस पे आ गया। तो अब सरफेस पे आ गया तो उससे क्या हुआ सर? तो सरफेस पे आया और फिर यहां आने के बाद ये इवोपोरेट हो जाएगा, यहां आने के बाद इवेपोरेट हो जाएगा। और इवोपोरेट होने से, इवोपोरेट कॉजेज कूलिंग, सर कूलिंग होता है। तो सर इवोपोरेशन कैसे हो गया? यहां पानी आया तो इवोपोरेशन कैसे हो गया? सर इवेपोरेट होने के लिए, इवेपोरेशन होने के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी, ये जो पानी, यहाँ आप कभी भी अपने घर में भी मटका को बाहर से टच करके देखना, मटका पानी पानी फील होता है बाहर से। ठीक है, आपके हाथ में पानी नहीं लगेगा, इतना पानी नहीं है कि आपके हाथ में लग जाए, बस इतना पानी है कि यहाँ पे पानी फील होगा, आपको बस फील कर सकते हो आप। तो क्या होता है कि मटके के अंदर जो पानी है वो पानी टैनी पोर्ट से होके सरफेस पे लगेगा और यहां से ये एनर्जी लेके इवोपोरेट हो जाएगा। तो एनर्जी कहां से लेगा? तो मटके के ऊपर जो ये है पानी, ये एनर्जी लेता है मटके के अंदर से, ये एनर्जी लेता है मटके के अंदर के पानी से। अंदर का पानी का जो भी हीट है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर का जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग से भी जो भी हीट है ये एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इवोपोरेट हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी मिला, कहां से मिला? पानी से मिला। और कहां से मिला? सराउंडिंग से मिला। जो सराउंडिंग है वहां से और मटके के अंदर जो पानी है वहां से वो एनर्जी लिया। किसके फॉर्म में लिया? सर लेटेंट हीट के फॉर्म में लिया, लेटेंट हीट के फॉर्म में लिया। मतलब सर ये मटका है, मटके के अंदर पानी है और मटके में टाइनी पोर्स होता है, उस पोर के थ्रू पानी सरफेस पे आ गया। अब सरफेस का पानी इवोपोरेट हो जाएगा जिसकी वजह से पानी ठंडा होता है। ये तो एक आंसर हो गया। बट इवोपोरेट कैसे होगा? सर ये सरफेस पे जो पानी है ये इवोपोरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको क्या चाहिए? एनर्जी। वो कहां से लेगा? तो मटके के अंदर जो पानी है ना, मटके के अंदर की जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये वाला पानी और एब्जॉर्ब करके इवोपोरेट हो जाएगा। जब अंदर की गर्मी ये ले लिया तो अंदर क्या बचा? ठंडा, क्योंकि अंदर का गर्मी तो ये एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस वाला। तो जो भी सरफेस का पानी है ये अंदर का गर्मी ले लेगा और इवोपोरेट हो जाएगा। तो होप ये समझ में आया होगा कि अर्थेन पॉट ठंडा कैसे रहता है। एक और बच्चा इस पे सवाल बनता है, तो बच्चा गर्मी के दिनों में हम लोग कॉटन का ही कपड़ा क्यों पहनते हैं? ये एक सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में। तो गर्मी के दिनों में कॉटन कपड़ा पहनते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि कॉटन का जो क्लॉथ होता है उसकी एक खूबी होती है कि वो मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब अगर हमें पसीना होता है तो हमारे बॉडी पे क्या है? वाटर है, यानी मॉइस्चर है। कॉटन का कपड़ा क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और कॉटन के कपड़े में क्या होता है? फिर से सर टाइनी पोर्स होते हैं। ठीक है, इसी टाइनी पोर्स के थ्रू मॉइस्चर को, जो हमारे शरीर में मॉइस्चर है, इसको एब्जॉर्ब करके वो सरफेस पे ला देगा। पानी कहाँ आ गया? अंदर का पसीना सरफेस पे आ गया और यहाँ सरफेस से वो क्या करेगा? एनर्जी लेगा। किसका एनर्जी लेगा? हमारे शरीर की जो भी गर्मी है वो उसको ले लेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो इवोपोरेट हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, वो हमारे सरफेस पे इसको लेके आ जाएगा मॉइस्चर को, पसीने को, और यहाँ से क्या होगा बच्चा? इवेपोरेट हो जाएगा
और जैसे ही इवोपोरेट हुआ, इवोपोरेशन काउजेस कूलिंग, तो हमको कैसा फील होता है? कूल। तो सर इसके पीछे का साइंस क्या है? ये 9th का सिलेबस में नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि 9th के सिलेबस में क्या है कि बस इवोपोरेशन की वजह से कूलिंग होता है, ठीक है। तो कॉटन का कपड़ा मॉइस्चर यानी पसीने को एब्जॉर्ब किया शरीर में से और इवोपोरेट करा दिया, और इवोपोरेशन काउजेस कूलिंग, हम लोग को ठंडा लगने लगेगा। तो होता कैसे है कि भैया जो सरफेस पे लाया इवोपोरेट होने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से लेगा? सर वो एनर्जी हमारे बॉडी से लेगा। हमारे बॉडी में जो भी हीट है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? हमारा कॉटन का कपड़ा। तो जो मॉइस्चर लगा है वो मॉइस्चर उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवोपोरेट हो जाएगा। जब हमारे शरीर की गर्मी को वो ले लिया तो हमें कैसा फील होगा? ठंडा, ठीक है। तो सबका एक ही तरीका है भैया। अगर हम अपने हाथ पे, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर डालते हैं, ठीक है, नेल पेंट रिमूवर डाले अपने हाथों पे, यहाँ पे अगर हम नेल पेंट रिमूवर डालते हैं, कुछ टाइम बाद डालते ही, आप लोग भी घर पे डाल के देखिएगा, नेल पेंट रिमूवर जैसे ही आप डालोगे अपने हाथ पे, ये नेल पेंट रिमूवर इवोपोरेट हो जाएगा और हमारे हाथों को क्या लगेगा? हमारे हाथों को ठंडा लगेगा, ठीक है, हमें ठंडा फील होगा। कैसे? तो जो नेल पेंट रिमूवर है जैसे ही यहाँ पे आया, वो क्या किया? हमारे हाथों का एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया। जो भी हमारे हाथ पे गर्मी होगा वो नेल पेंट रिमूवर जो हम लोग डाले वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एनर्जी लेके इवोपोरेट हो गया। जब हमारे हाथों की गर्मी तो चली गई, किसके थ्रू? सर इवोपोरेशन के थ्रू। कौन ले लिया था? नेल पेंट रिमूवर। चली गई तो हाथों को कैसा लगेगा? अब ठंडा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कई सारे सवाल बन सकते हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो एक सवाल है बच्चा कि टी और कॉफी कूल्स फास्टर इन सस्पेन देन कप। अगर हम लोग एक कप में चाय रखे हैं और एक बड़े से बर्तन में चाय रखे हैं तो किस में ज्यादा ठंडा होगा? सर जल्दी ठंडा कप में नहीं होगा, इसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर सरफेस एरिया बड़ा है। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो इवोपोरेशन जल्दी होगा, और इवोपोरेशन जल्दी होगा तो वहां पर जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। इट फील्स कूल व्हेन वी सीट अंडर ए फैन। अगर पसीना होता है तो पसीने के अंदर अगर हम लोग पंखे के नीचे बैठेंगे तो मैं समझा चुका हूं कि हमें ठंडा लगेगा, ठीक है। क्योंकि पसीना क्या होगा? इवोपोरेट, हमारे बॉडी का जो भी हीट है उसको लेके इवोपोरेट कर जाएगा, तो हमें ठंडा फील होगा अगर पंखे के नीचे बैठे हैं तो बच्चा इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। होप आपको ए टू जेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ा भी कहीं भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि पूरे बक्सर में ही नहीं, पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारत देश में इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए इससे ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं करा होगा। तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चा, इससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं आएगा। बच्चा कम से कम अगर इस वीडियो पे 50 कमेंट हुआ, कम से कम 50 कमेंट अगर आप लोग करते हो कि कैसा लगा ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर का, तो मैं पक्का सेकंड चैप्टर भी लेके आऊंगा आप लोगों को और सेम इसी तरीके से समझाऊंगा। आपको कोई भी डाउट कहीं नहीं बचेगा। तो कम से कम 50 कमेंट आप लोग प्लीज कर दीजिएगा इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको पसंद आया हो तो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।